एक ऐसी जमीन के बारे में सोचो जहां तक नजर जाए सिर्फ सुनहरी रेत फैली हुई है, एक चमकते गर्म सूरज के नीचे। अब कल्पना करो कि इस रेगिस्तान के ठीक बीच से एक शानदार नदी बह रही है। जहां भी वो छूती है वहां जीवन और रंग भर देती है। यही प्राचीन मिस्र था, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ नदी के पास नहीं बल्कि उसकी वजह से ही बनी। शक्तिशाली नील नदी मिस्र की आत्मा थी। यही वजह थी कि इतिहास की यह सबसे दिलचस्प संस्कृतियों में से एक हजारों सालों तक फल फूल सकी। इसकी अनुमानित जीवन देने वाली बाढ़ ने रेगिस्तान के किनारों को उपजाऊ हरे भरे जमीन की पट्टियों में बदल दिया, जो खेती के लिए बेहतरीन थी। मिस्र की कहानी मूल रूप से इस अविश्वसनीय नदी के साथ उसके रिश्ते की कहानी है, एक ऐसा बंधन जिसने उसके लोगों, उसकी मान्यताओं और उसके भाग्य को आकार दिया। इस सभ्यता की कहानी बहुत बहुत पहले शुरू होती है, हमारे समय से 5000 साल पहले, जो दुनिया की कई दूसरी महान प्राचीन सभ्यताओं से भी पुरानी है। शुरुआती मिस्रियों ने नील नदी की ताल को समझना सीख लिया था। हर साल घड़ी की तरह नदी अपनी धाराओं से ऊपर उठती और किनारों से बाहर बह जाती, जिससे गाद की एक मोटी काली परत जमा हो जाती थी। इस प्राकृतिक खाद ने मिट्टी को अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ बना दिया। मिस्रियों ने रोटी और बियर बनाने के लिए गेहूं और जौ उगाया और अपने कपड़ों के लिए लिनन बनाने के लिए सन उगाया। भोजन की इस प्रचुरता का मतलब था कि हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। लोग कारीगर, पुजारी, सैनिक और लेखक बन सकते थे, जिससे एक जटिल और सुव्यवस्थित समाज बन गया जो अपने समय से बहुत आगे था। यह कृषि सफलता वह नींव थी जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया था। मिस्रियों ने परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां विकसित की, नहरें और जलाशय खोदे ताकि नील नदी का कीमती पानी अपने खेतों तक पहुंच सके, जिससे वे और भी अधिक भोजन उगा सकें। यह अधिशेष उनकी शक्ति की कुंजी था। यह बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक बड़े कार्यबल का समर्थन कर सकता था और एक शक्तिशाली सेना को खिला सकता था। नदी साम्राज्य के मुख्य राजमार्ग के रूप में भी काम करती थी। नावें नील नदी में ऊपर और नीचे चलती थीं, सामान निर्माण के लिए पत्थर और लोगों को साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती थीं। ईसा ने गांवों और शहरों को जोड़ा, ऊपरी और निचले मिस्र के क्षेत्रों को एक इकेल दुर्जय साम्राज्य में एकजुट किया, जो एक दिव्य राजा फिरौन के शासन में था। नील नदी द्वारा प्रदान की गई स्थिरता ने मिस्रियों को संस्कृति, धर्म और परलोक जैसे उच्च उद्देश्यों पर ध्यान देने की अनुमति दी। उन्होंने सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने और नदी की वार्षिक बाढ़ और घटौने को मृत्यु और पुनर्जन्म के शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में देखा। यह चक्र उनकी विश्वदृष्टि और परलोक में उनकी गहरी मान्यता का केंद्र बन गया। नदी से मिली समृद्धि ने उन्हें अस्तित्व के महान रहस्यों पर विचार करने और एक ऐसी समृद्ध और स्थायी संस्कृति विकसित करने के लिए समय और संसाधन दिए कि इसके रहस्य आज भी हमें मोहित करते हैं, फिरौन के नील नदी की भूमि पर शासन करने के हजारों साल बाद भी। जब हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो आकाश को छूते हुए त्रिकोणीय आकार अक्सर एहसाब से पहले दिमाग में आते हैं। महान पिरामिड सिर्फ प्रभावशाली संरचनाएं नहीं हैं, वे विश्वास, महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग प्रतिभा के शक्तिशाली प्रतीक हैं। फायरौन के लिए भव्य कब्रों के रूप में बनाए गए इन स्मारकों को राजाओं के लिए शाश्वत घर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिन्हें पृथ्वी पर देवता माना जाता था। मिस्रियों का मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा जीवित रहती है, लेकिन उसे परलोक में जीवित रहने के लिए अपने शरीर की जरूरत होती है। इसलिए पिरामिड अभेद्य किले के रूप में बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य फिरौन के ममीकृत शरीर और उन सभी खजानों की रक्षा करना था जिनकी उसे अगली दुनिया में अपनी यात्रा के लिए जरूरत होगी, जिससे देवताओं के बीच उसका सफल पुनर्जन्म और शाश्वत जीवन सुनिश्चित हो सके। पिरामिड बनाने की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम था, जो मिस्रियों के अविश्वसनीय संगठन और कौशल को दर्शाता है। उदाहरण के लिए गीजा का महान पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था और इसमें 2 मिलियन से अधिक विशाल पत्थर के ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है। सदियों तक
लोगों ने सोचा कि उन्होंने आधुनिक मशीनरी के बिना इन विशाल पत्थरों को कैसे हिलाया। अब ये माना जाता है कि उन्होंने विशाल जनशक्ति, चतुर ढलानों, स्लेज और संभवतः पानी का उपयोग करके ब्लॉकों को जगह पर सरकाने का एक संयोजन किया था। ये दासों का काम नहीं था, जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि कुशल, वेतनभोगी मजदूरों का काम था जिन्होंने अपने काम पर बहुत गर्व किया, अपने दिव्य राजा के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाई। फिरौन की परलोक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए मिस्रियों ने ममीकरण की कला को पूर्ण किया। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें लगभग 70 दिन लगते थे, जहां शरीर को सावधानी से संरक्षित किया जाता था। पुजारी आंतरिक अंगों को हटा देते थे, जिन्हें विशेष कंटेनरों में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहा जाता था, और फिर एक प्रकार के नमक, जिसे नेट्रॉन कहा जाता था, का उपयोग करके शरीर को सुखाते थे। उसके बाद शरीर को तेलों से अभिषेक किया जाता था और सैकड़ों गज लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था। सुरक्षा प्रदान करने के लिए ताबीज और जादुई आकर्षण लपेटोने की पराटों के भीतर छिपाए जाते थे। इस जटिल अनुष्ठान को आवश्यक माना जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि यदि शरीर सड़ गया तो आत्मा अपने घर को पहचान नहीं पाएगी। फिरौन मिस्र का पूर्ण शासक था, देवताओं और लोगों के बीच एक कड़ी। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक उच्च पुजारी और सेना का कमांडर इन चीफ भी था। उसका अधिकार सर्वोच्च था और उसका कर्तव्य मात को बनाए रखना था। ब्रह्मांड में न्याय, सत्य और सद्भाव का दिव्य क्रम। उनके सम्मान में बनाए गए भव्य मंदिर और विशाल मूर्तियां उनकी दिव्य स्थिति को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए थीं कि देवता मिस्र पर कृपा करते रहे। राजाओं की घाटी की कब्रें, सोने के मुखौटे, अलंकृत फर्नीचर और विस्तृत दीवार चित्राओं से भरी हुई हमें इन देव राजाओं के अंतिम यात्रा में उनके चारों ओर की शक्ति और धन की एक लुभावनी झलक देती है। प्राचीन मिस्र के रहस्य सिर्फ रेत के नीचे दबे नहीं हैं। वे कब्रों और मंदिरों की दीवारों पर चित्रलिपि नामक एक सुंदर और रहस्यमय लिपि में लिखे गए हैं। लंबे समय तक कोई भी इन जटिल प्रतीकों को नहीं समझ सका, जो पक्षियों, जानवरों, लोगों और वस्तुओं के चित्रों के संग्रह जैसे दिखते थे। ये 1799 में रोजेटा स्टोन की खोज तक नहीं था कि कोड को आखिरकार क्रैक किया गया। इस पत्थर पर एक ही पाठ 3 लिपियों में लिखा था। 1 चित्रलिपि, 2 एक सरल मिस्री लिपि जिसे डेमोटिक कहा जाता था, 3 और प्राचीन ग्रीक पाठ की चित्रलिपि से तुलना करके विद्वान आखिरकार फिरौन की भाषा को अनलॉक करने में सक्षम हुए, जिससे प्राचीन मिस्रियों को अतीत से सीधे हमसे बात करने का मौका मिला। चित्रलिपि हमें मिस्री जीवन के बारे में अविश्वसनीय कहानियां बताती हैं, खासकर उनके देवताओं के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में। मिस्री देवताओं के एक विशाल समूह की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति और मानव अस्तित्व के एक अलग पहलू को नियंत्रित करता था। रा थे शक्तिशाली सूर्य देवता, जो हर दिन अपनी सौर नाव में आकाश में यात्रा करते थे। ओसाइरिस परलोक और पुनरुत्थान के देवता, आइसिस उनकी समर्पित पत्नी और जादू और मट्रिटवा की एक शक्तिशाली देवी, और हॉरस उनके बेटे आकाश देवता, जिन्हें अक्सर बाज के सिर के साथ चित्रित किया जाता था। मिस्रियों ने इन देवताओं के लिए घरों के रूप में विशाल मंदिर बनाए, जहां पुजारी दैनिक अनुष्ठान करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और मिस्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करते थे। धर्म दैनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त था, लेकिन मिस्रियों के पास कला, संगीत और उत्सव से भरी एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति भी थी। जो चित्र और नक्काशी बची है, वे हमें ऐसे लोग दिखाते हैं जिन्हें जीवन से प्यार था। हम परिवारों को एक साथ भोजन का आनंद लेते हुए, किसानों को खेतों में काम करते हुए और रईसों को दलदल में शिकार और मछली पकड़ते हुए देखते हैं। उन्होंने सोने और अर्धकीमती पत्थरों से सुंदर आभूषण बनाए, सुरुचिपूर्ण फर्नीचर तैयार किया और वीणा, ल्यूट और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाए। उनकी कला में एक अनूठी और विशिष्ट शैली थी, जो हजारों सालों तक उल्लेखनीय रूप से सुसंगत रही, जिसमें आकृतियों को अक्सर प्रोफाइल में दिखाया जाता था, जो व्यवस्था, शांति और कालातीतता की भावना व्यक्त करती थी।
मिस्री भी शानदार नवप्रवर्तक और विचारक थे, जिन्होंने ज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। वार्षिक बाढ़ के बाद भूमि का सर्वेक्षण करने की उनकी जरूरत ने व्यावहारिक ज्यामिति और गणित के विकास को जन्म दिया। उन्होंने सीरियस तारे के अपने खगोलीय अवलोकनों के आधार पर 365 डायनों का कैलेंडर बनाया, जो अपने समय के लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक था। उनका चिकित्सा ज्ञान आश्चर्यजनक रूप से उन्नत था। प्राचीन पपायरी में शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने और विभिन्न बीमारियों के उपचार का वर्णन है। गहरी आध्यात्मिक मान्यता और व्यावहारिक वैज्ञानिक ज्ञान का यह मिश्रण उनकी सभ्यता के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है, जो एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो गहरा रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से तार्किक दोनों था। कोई भी सभ्यता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा नहीं रहती। प्राचीन मिस्र का पतन कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी जो कई सदियों तक चली। न्यू किंगडम के दौरान 1000 साल से अधिक की अद्वितीय शक्ति और स्थिरता के बाद मिस्र को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। फिरौन की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी, जिससे साम्राज्य के भीतर राजनीतिक झगड़े और विभाजन हुआ। मंदिरों और कब्रों के निर्माण की भारी लागत, साथ ही एक बड़ी सेना को बनाए रखने से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। इस आंतरिक क्षय ने कभी अजेय साम्राज्य को बाहरी ताकतों के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिन्होंने इसकी संपत्ति को ईर्ष्या से देखा। पहला बड़ा झटका विदेशी आक्रमणकारियों की एक श्रृंखला से आया। लगभग 1070 ईसा पूर्व मिस्र के मूल शासन की लंबी अवधि टूटने लगी। सबसे पहले पश्चिम से लिबियों ने नियंत्रण कर लिया, उसके बाद दक्षिण से नूबिया के कुशाइत आए, फिर दुर्जेय असीरियन आए, अपने लोहे के हथियारों और क्रूर सैन्य रणनीति के साथ, जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वी में मिस्र पर विजय प्राप्त की। जबकि मिस्रियों ने कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में कामयाबी हासिल की, वे अपने पूर्व गौरव की परछाई मात्र थे। उनकी संप्रभुता पर अंतिम प्रहार 525 ईसा पूर्वी में हुआ, जब शक्तिशाली फारसी साम्राज्य ने मिस्र को अपने विशाल क्षेत्र में शामिल कर लिया, जिससे फिरौन की भूमि एकमात्र प्रांत में सिमट गई। 332 ईसा पूर्वी में सिकंदर महान के आगमन ने मिस्र के इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। उनका फारसियों से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया, और उनकी मृत्यु के बाद उनके सेनापति टॉलेमी ने ग्रीक शासकों का एक नया राजवंश स्थापित किया। इस टॉलेमिक राजवंश ने कई मिस्री परंपराओं को अपनाया, यहाँ तक कि खुद को फायरौन के रूप में ताज पहनाया। लेकिन वे ग्रीक भाषा और संस्कृति भी लाए, जिससे हेलेनिस्टिक और मिस्री सभ्यता का एक अनूठा मिश्रण बना। प्रसिद्ध क्लियोपेट्रा सातवीं इन टॉलेमिक शासकों में से अंतिम थी। 30 ईसा पूर्वी में रोमानों के हाथों उसकी हार ताबूत में अंतिम कील थी। मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया और फिरौन का युग आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। नई शक्तियों और नए धर्मों, विशेष रूप से ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम के उदय के साथ प्राचीन मान्यताएं, जो सहस्राब्दियों तक मिस्री संस्कृति की आधारशिला रही थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई। मंदिरों को छोड़ दिया गया या चर्चों और मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। चित्रलिपि पढ़ने का ज्ञान खो गया और पुराने देवताओं को भुला दिया गया। जिस शानदार सभ्यता ने दुनिया को पिरामिड, मम्मी और कला और विज्ञान की एक अविश्वसनीय विरासत दी थी, वह चुपचाप इतिहास में समा गई। फिर भी जबकि सभ्यता खुद गायब हो गई, उसका भूत बना हुआ है, समय की रेत से अपने रहस्यों को फुसफुसा रहा है। उन सभी में विस्मय और आश्चर्य पैदा करना जारी रखता है, जो इसके रहस्यों को समझना चाहते हैं।